देश का सवाल है कि आधा चुनाव खत्म होने के बाद मुस्लिम आरक्षण पर सियासी रण क्यों हो रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने तीसरे चरण के चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण की मांग उठाकर चुनावी पारे को चढ़ा दिया। लालू यादव ने मांग उठाई कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके बाद पीएम मोदी ने पूरे इंडी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि लालू यादव की बातों से इंडिया गठबंधन के इरादों की पुष्टि हो रही है। वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं, जिसके बाद कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूदी और पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाया और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठाई। लेकिन अब सवाल है कि चुनाव के बीच आरक्षण के नाम पर आखिर कौन भटका रहा है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग सही है या गलत? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा था कि जब तक जिंदा हैं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़े महासमर में मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर रण तब छिड़ा जब तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी मुखिया लालू यादव मुस्लिम आरक्षण का राग अलापने लगे। तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। वोटिंग के बीच लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का दाव चला तो सियासी तनाव बढ़ गया। बीजेपी तो पहले से ही कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण पर घेर रही थी और अब प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के बयान को हथियार बनाकर इंडी गठबंधन पर सबसे बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा और यह सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरक्षण पर भटकाने और बरगलाने का आरोप लगाया। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार रोज झूठ की महामारी फैलाते हैं, असत्य में व जयते में विश्वास रखते हैं। जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा।
तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। तो दक्षिण के बाद अब उत्तर में भी मुस्लिम आरक्षण पर चुनावी पारा चढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि आधा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का राग क्यों? क्या आरक्षण के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? और सवाल ये भी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण सही है या गलत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन देश का सवाल जो है, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, इस पर पहले हम आपको बता दें। चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण का ये जो मामला है, ये क्यों उठ रहा है? धर्म के आधार पर आरक्षण सही है या गलत है? मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कौन भटका रहा है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं लालू यादव? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में लेने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, जयराम विप्लव हमारे साथ होंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, जगदीश शर्मा हमारे साथ होंगे, कांग्रेस लीडर हैं, प्रमोद सिन्हा आरजेडी से हमारे साथ होंगे, हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और संजीव कौशिक जी हमारे साथ होंगे, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जयराम जी, ये जो बात हो रही है कि पूरा का पूरा, इसमें ये पूरा का पूरा से क्या आशय, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का क्या आशय है इससे पूरा का पूरा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 27% आरक्षण पूरा का पूरा मुसलमानों को दे दिया जाएगा? देखिए, हम नहीं कहना चाहते हैं। दरअसल इन सारे मुद्दों को इंडी अलायंस के तमाम नेता और तमाम घटक दल अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं। आज ये विषय लालू प्रसाद यादव के उस वक्तव्य के बाद आया जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा, और केवल बात कहने भर की नहीं है। नहीं, मुसलमानों को जो आरक्षण मिला हुआ है, अभी भी मिला हुआ है, वो पिछड़ी जाति जो मुसलमानों की हैं, वो तो अब भी मिल रहा है। वो तो प्रावधान मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, मंडल कमीशन के तहत मिला हुआ है उनको। सर, आप मुझे अगर पूरी बात करने दीजिए, 1-1.5 मिनट लूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। दरअसल ये कहने भर की बात नहीं है जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना ही चाहिए पूरा का पूरा। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में इस मॉडल को कांग्रेस पार्टी ने लागू भी किया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में पूरे ओबीसी के आरक्षण में पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की हर एक जातियों को शामिल कर दिया। अब बताइए, अगर सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात है तो शेख, सैयद, पठान कैसे हो गए? फिर देश में जनरल कास्ट और ओबीसी, ईबीसी और दलित, एससी, एसटी की अवधारणा क्या रह गई? तो जब आप पूरे मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण के अंदर डाल देंगे, 27% का हिस्सा किसके पास जाएगा, ये कैसे पता चले? लेकिन वो धार्मिक आधार पर नहीं था, उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, शैक्षणिक सर्वे हुए और बैकवर्डनेस पर हुआ, वो धार्मिक आधार पर नहीं था। अरे भाई सुनिए, तो ये तो एक उदाहरण है जो इन्होंने किया। दूसरी तरफ आप इनके राज में 2011 में भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो अल्पसंख्यक संस्थान बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन साफ और धार्मिक आधार पर 50% मुस्लिम आरक्षण वहां लागू कर दिया गया। आप इनके लगातार देखिए, 2004 से 2014 तक के इनके तमाम कार्यक्रम आप देख लीजिए, सच्चर समिति की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, पूरी की पूरी इसी कवायद में बनाई गई कि एससी, एसटी से भी पिछड़े हैं मुसलमान। इस थ्योरी को साबित किया जा सके। मैं दूसरी बात पर आता हूं। अभी देखिए, चुनाव चल रहे हैं जयराम जी, चुनाव चल रहे हैं। मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, जरा उनका भी कमेंट ले लूं। 1 मिनट आपके पास आऊंगा। चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से विपक्ष ने, न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि पूरे विपक्ष ने संविधान के नाम पर घेरा था, उसके अलावा आरक्षण के नाम पर घेरा था, तो क्या ये एक नीति है, रणनीति है इन चुनाव में कि आरक्षण पर किस तरह से काउंटर किया जाए? इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। आरजेडी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद सिन्हा जी मेरे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, क्या आशय था? लालू यादव ने जो बयान दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया,
और न सिर्फ आरक्षण को बल्कि उसमें उन्होंने आखिर में कहा पूरा का पूरा मिलना चाहिए। इससे आप बताइए क्या आशय था? देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोले हैं, तो जी। अभी भी के भी समय में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है और उसका आधार जो है सामाजिक है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो मंडल आयोग की जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भी लागू करवाने का काम किया। तो ये अभी चुनाव के समय में इस प्रकार की बातें ये लोग बोल करके जनता को किसी तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर। समझने की बात है कि तीसरा चरण का आज मतदान हो रहा है, मतदान चल रहा है। 2 चरण में इन लोगों ने देख लिया कि हमारे पक्ष में जो है जनता का जो है मत नहीं पड़ रहा है, तो उसके बाद इन्होंने ट्रेंड चेंज कर करके हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र और अन्य बातें पर जो है चर्चा करने लग गए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो कहा है कि सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ापन है उसके आधार पे, धर्म के आधार पे तो आरक्षण देने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी ठीक है। हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से लालू यादव ने जो बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से उसको रैलियों में बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता रहे हैं, क्या उनमें कुछ फर्क देखते हैं आप कि लालू यादव ने जो कहा उसका मतलब कुछ और था और जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के भाषणों में जो है उसका मतलब अलग है? नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है। जो लालू ने कहा है वही बात बीजेपी बहुत दिन से आशंका जाहिर कर रही थी कि ये लोग जो है जिस तरह से कर्नाटक वगैरह में प्रयोग किए हैं वही प्रयोग करना चाहते हैं। और लालू यादव एक तो खुद जो है चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, उसके अलावा लालू यादव ने अपना पूरा सियासी जीवन कर्नाटक में तो प्रयोग जेडीएस ने किया, आज उनकी सहयोगी पार्टी है। हाँ, वहां सहयोगी पार्टी होगी, पहले नहीं थी। उसके पहले भी एक बार हुआ था इन लोगों का गठबंधन। लेकिन अभी लालू यादव की बात कर लेते हैं। तो लालू यादव की पूरी सियासत यमवाई समीकरण पर टिकी हुई है और हमेशा जब ये शिखर पर थी इनकी सियासत, तब भी वहां मुस्लिम यादव आरक्षण ये चला करता था बिहार में। और बिहार में इनके राज्य में क्या स्थिति थी आप सोचिए कि उस दौरान मैं प्रिंट मीडिया में बिहार में पटना में ही रहा करता था और लोग जब ट्रेन आती थी, ट्रेन रुकती थी वहां, तो सारे के सारे यात्री ट्रेन पर ही अपना वक्त गुजारते थे। कहते थे सुबह हो जाएगी तब जाएंगे, नहीं तो रास्ते में लूट लिए जाएंगे। ये कंडीशन थी बिहार की। सवाल जो लाए हैं ये सीधे सीधे, चूंकि बिहार में लगभग 17% मुस्लिम है, इसके अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में वहां 25% मुस्लिम है, तो यूपी में भी 19% है। तो इस पे डोरे डालने की कोशिश है और एक बार फिर यमुआई समीकरण के सहारे सत्ता हासिल करने का एक प्रयास है लालू यादव का। ठीक है, जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपको क्या लगता है जो बात हो रही है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात आ रही है कि भटकाने की कोशिश हो रही है, क्यों लग रहा है आपको भटकाने? क्या इसमें कुछ तब्दीली है उनके बयानों में? क्या वो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं लालू यादव के बयान को? क्या लगता है आपको? जनता पार्टी का काम है पिछले 10 साल से तोड़ मरोड़ कर बोलना, झूठ बोलना। और हमारे नेता राहुल गांधी ने क्या दिया? आरक्षण हम और बढ़ा के देंगे और धर्म पर नहीं, हम आरक्षण सबको देंगे जिसको मिलना चाहिए, सभी का उन्होंने बता दिया। ओबीसी मिनोरिटी सबको देंगे। बढ़ाना पड़ेगा आपको कोर्ट के निर्देश के अनुसार। अगर आप बढ़ाएंगे तो किसी का तो घटाएंगे। भाई बोल रहे, सुनो। आज जो समस्या ना, एक बार भाई जो चर्चा हो रही है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर भी एक बार बात करनी चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री कहते हैं अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने 10% काम करा है, लोग डर गए बुरी तरह से। अगर 1100 रुपए सिलेंडर 10% है तो आगे क्या होगा सोच रहे हैं कि 1000 किसान को मार दिया गया है तो 10% है तो आगे क्या होगा सोच रहे हैं। हालात देश के इतने बुरे कर दिए, 10% तो आगे क्या होगा। लोग डर गए, प्रधानमंत्री कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं और छोड़ के कह रहे हैं अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हालात पर जाओ कि देश की कैसी स्थिति है। गरीब आदमी और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। अगर 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं तो भी 10% है तो आगे क्या होगा। इस पर प्रधानमंत्री की बयान पर आदमी डर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है इस चुनाव को जीतने के लिए, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, कभी धर्म पर आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान पर आ जाते हैं। अरे मोदी की गारंटी पर क्यों नहीं बात करते कि भाई अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे और किसान को खुशहाल करेंगे, डबल आय करेंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को हवाई जहाज में बैठे। किसी बात पर चर्चा नहीं। इकबाल भाई, कम से कम लोग समझ रहे हैं
चुनावी जीतना सब कुछ रह गया क्या? जनता के वादों पर आप वोट मांगो, पूरा देश आपका सम्मान करेगा। अगर ये 10% के कह के बताना चाह रहे हैं कि देश को बर्बादी पे ले गए, तो 10% है और बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे, तो हम तो डर गए हैं। जयराम जी, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दों की बात तो ये गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और आज राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो 10 वर्षों के शासन काल में 25 करोड़ गरीबों को घर देकर, शौचालय देकर, बिजली देकर, 5 लाख के स्वास्थ्य की गारंटी देकर के, गैस कनेक्शन देकर, राशन देकर, तो इस मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ निकाला, उनका जीवन उस स्तर ऊपर उठाया। उसी का जवाब दे रहा हूं सर। आप किसी को नहीं टोकते हैं, मुझे 1-1.5 मिनट दे दीजिए कृपया। इस मुद्दे पर यह मुद्दा भटका कौन रहा है? क्या राहुल गांधी जी को देश के सभी लोगों के संपत्ति की एक्सरे का आइडिया भाजपा ने दिया? क्या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया भाजपा ने दिया? क्या सैम पित्रोदा को विरासत टैक्स की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा? क्या लालू प्रसाद यादव को मुस्लिम आरक्षण पूरा का पूरा दे देंगे, यह कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा? क्या चुनाव शुरू होने से पहले हिंदू विरोधी बयान, चाहे बिहार में चंद्रशेखर यादव हो, फतेह बहादुर सिंह हो या फिर ए राजा हो, स्टालिन हो, इन सबको हमने कहा था? ये सारे कुकर्म इनके हैं। मुद्दों को भटकाने का काम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने एक बात उठाई थी कि संविधान और आरक्षण पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका काउंटर। अरे नहीं साहब, देश ने 10 वर्षों तक देखा कमोबेश 4 संविधान पर, आरक्षण पर सवाल किसने उठाया? जयराम जी, पार्टी और एनडीए, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास संसद के भीतर 400 सांसदों का समर्थन रहा है, अनेक बिल पास हुए। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और आरक्षण के साथ क्या किया ये देश जानता है। संविधान दिवस मनवाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन 2004 से 14 में रंगनाथ मिश्र संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान समीक्षा का मुद्दा किसने उठाया? से SC ST संविधान समीक्षा का मुद्दा किसने उठाया? खत्म करने वाली सर, आप बीच में जयराम जी, ऐसे नहीं होता है। आपने विपक्ष के किसी भी प्रवक्ता को बीच में नहीं टोका। आप नहीं, मैंने सबको टोका। प्रश्न मैंने सुन लिया, नहीं किसी को नहीं टोका सर, ये रोज की बात है, आप ऐसा मत करें। चलिए, तो आपको ज्यादा टाइम दिया ना मैंने। ना भाई, आप ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो देख लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला हुआ है। आरजेडी कांग्रेस पिछड़ों का हक छीनना चाहते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है विपक्ष, ये सीएम योगी ने कहा। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे, ये भी आगे उन्होंने कहा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, यह भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा, और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। जयराम जी, आरक्षण के पैरोकार इस वक्त सभी चुनाव में लग रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी, आरएसएस के कई नेता हैं जो पहले भी बयान देते रहे, आरक्षण के विरोध में बयान देते रहे।
बाबूजी मुझे सुन लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तथ्य क्या है ऐतिहासिक तौर पर, जब जवाहरलाल नेहरू जी देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने तो उनके ही शासन काल में काका कालेलकर आयोग बना पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए, और उस आयोग की रिपोर्ट पर सालों साल कांग्रेस पार्टी बैठी रही। फिर जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी जिसमें भारतीय जनसंघ ने भी विलय करके जनता पार्टी के रूप में सहयोग किया था, तो एक नया कमीशन बना, मंडल कमीशन। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी। फिर अगले 10-15 साल उस आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी बैठी रही, उसकी रिपोर्ट के ऊपर। फिर जब मंडल कमीशन बीपी सिंह की सरकार ने उस रिपोर्ट को मान्य किया, उसको लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन हासिल था। और तब सदन के भीतर बकायदा राजीव गांधी जी ने उस रिजर्वेशन का विरोध किया था। और 1961 में राज्य के तमाम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर आरक्षण के विरुद्ध अपनी मंशा जताई थी। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है। आज स्थिति क्या है? राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस लगाने की देर है। तो कांग्रेस और वामपंथ का इकोसिस्टम लंबे समय से देश में केरोसिन छिड़कता रहा है। और आज वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति का एक्सरे, मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिमों को ठेके में रिजर्वेशन, यहाँ रिजर्वेशन, ये सारी बातें करके कांग्रेस पार्टी फिर से वही माचिस लगाने का प्रयास कर रही है। जो माचिस कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत विभाजन के समय उसको स्वीकार करके लगाई थी, लाखों की बलि ले ली। राजीव गांधी जी ने वो माचिस लगाई थी, कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, हजारों लोग अरे मारे आप गए। जवाहरलाल वही नेहरू, माचिस राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक पहुंच जाते जब हैं। आरक्षण की बात होगी, जब मुस्लिम आरक्षण की बात होगी, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होगी, तो इनके 4 पीढ़ियों के सारे पाप गिनाए जाएंगे। 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार ने केवल 12 लाख करोड़। चलिए ठीक है, आपने गिना दिए, आपने गिना दिया। मैं 2-3 बातें कहूं जयराम जी, मैं 2-3 बातें कहूं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में, तो आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने एक लेख छापा और उसमें कहा कि इस संविधान में भारतीयता है ही नहीं। सबसे बुरी चीज इस संविधान में है कि इस संविधान में भारतीयता नहीं है। आरक्षण पे बहुत सारे बयान आरएसएस नेताओं के दिए। संविधान समीक्षा आयोग बना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और कुछ कहना है आपको? मैं आपको याद दिला रहा हूं। हाँ नहीं तो मैं बस अपनी बात पूरी कर लेता हूं। मैं तो ऐतिहासिक तथ्य आपको बता रहा हूं जो ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। जहां में कानून बनते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण आप दिखाइए, अभी उत्तर दे दूंगा। कहने के लिए बहुत कुछ लोग कह रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने आपके सामने कैमरे पर कबूल किया कि मुस्लिम आरक्षण पूरा का पूरा दे देना चाहिए। उस पर तो लोग झुठलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और आप कहीं से कहीं का कोई उदाहरण जिसका साक्ष्य कुछ है नहीं, उस पर मैं जवाब दे दूं। लेकिन अगर सदन के भीतर राजीव गांधी ने आरक्षण का विरोध किया, चिट्ठी लिखकर नेहरू जी ने विरोध किया, तो उसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये प्लान कोई आज नहीं है। 2004 से 14 तक यही सब किया। कम्युनल वायलेंस बिल अगर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया होता तो उस समय जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें क्या था भाई? कहीं पे दंगे कोई भी करेंगे, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज दोषी होगा। इस प्रकार हिंदू विरोधी मानसिकता। ठीक है, संतोष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष कुमार जी। मैं जगदीश जी आऊंगा, संतोष जी का एक वक्तव्य ले लूं। संतोष जी, आरक्षण पर बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया मुस्लिम आरक्षण को लेकर, उस पर यहां पर चर्चा हो रही है। आप क्या मानते हैं, जो बयान उन्होंने दिया और बीजेपी जिस तरह से पेश कर रही है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये सारी बातें चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे लालू प्रसाद हो, दोनों आदमी धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मतलब एकदम गलत वक्तव्य दे रहे हैं आरक्षण को लेकर के कि बांट दिया जाएगा। आरक्षण पहले से मिला हुआ है मुसलमानों में, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सबको, पिछड़ों को मिला हुआ, जो भी पिछड़ी जाति में सबको आरक्षण मिला हुआ है जी। शेख सैयद पठान भी पिछड़ी जाति में आते हैं। सही कहा। जो भी है सबको आरक्षण मिला हुआ है, जो भी पिछड़ी जाति में है। शेख सैयद पठान, शेख सैयद मुगल पठान जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई थी। उसमें बाकायदा सर्वे हुए थे, कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हाँ पिछड़ापन है शैक्षणिक आधार पर भी और आर्थिक आधार पर भी। उसके लिए तो ऑलरेडी सर आप
अब वो साहब उसके लिए ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस भारत सरकार ने लागू किया है जी। जनरल में जहां गरीबी है उसके लिए लाया है ना। सारे मुस्लिमों को आप ओबीसी में घुसा देंगे, SC/ST में घुसा देंगे, ये आरक्षण के साथ अन्याय नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये सही था, आप कह रहे हैं ना धर्म के आधार पर, तो ये धर्म के आधार पर नहीं था। भीतर धार्मिक आधार पर आरक्षण को क्यों खारिज किया गया? उस समय भी कुछ लोग चलिए संतोष जी को बोलिए, संतोष जी को अपनी पूरी बात रखनी उस है। समय भी कुछ लोग आज भी मोदी जी ने जो 10% संतोष जी को आरक्षण दिया रखने है दीजिए पूरी बात। उसमें शेख सैयद को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण उनको भी है। अरे यही मैं आपको समझा रहा हूँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर उसको ओबीसी कैटेगरी में पहले डालने पूरी की बात कर्नाटक उनकी होने सरकार दीजिए। को क्या आवश्यकता थी? यही मेरा प्रश्न है सर। इसका उत्तर दीजिए। नहीं का जानकारी रखिए। पिछड़ी अरे जाति आप में सब जो पढ़े भी लिखे आते आदमी हैं, हैं, पिछड़ी तो आप जाति में पढ़िए जो भी लिखिए फिर आइए। पिछड़ी जाति में जो भी हैं उनको आरक्षण पहले से मिला हुआ है। और मोदी जी ने जो 10% आरक्षण दिया है उसमें मुस्लिम में भी जो अगड़े हैं उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण उनको भी मिला हुआ है। इसी पर मेरा प्रश्न है संतोष जी, फिर कर्नाटक सरकार को तमाम मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? इसका जवाब दीजिए। भाई अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ जो मोदी जी ने बिहार में आकर कहा, जो आज बात हो रही है कि आरक्षण दे दिया जाएगा मुसलमानों को, तो मुसलमानों को तो पहले से मिला हुआ है आरक्षण, कोई नई बात थोड़ी है। मुस्लिमों को नहीं मिला है। अरे भाई साहब सुनिए, वो पिछड़े वर्ग को मिला, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे सिख ईसाई हो। वहां मुसलमानों का आरक्षण की बात नहीं है। आज लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात को स्वीकार किया है। हमारा विरोध इस बात का है, अगर किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार ने ईडब्ल्यूएस भी दिया है, सवर्णों को भी उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण देखिए, मुस्लिम आरक्षण की बात, मतलब मुस्लिम में जो पिछड़े हैं वो पहले से उनको मिल रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। इसका विरोध क्यों है? बरगलाइए मत लोगों को। पिछड़े को मिला हुआ है, किसी मुस्लिम को, हिंदू को नहीं मिला हुआ है, दलित को मिला हुआ है, आदिवासी को मिला हुआ है। आप जब कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा का पूरा देंगे तो ये धार्मिक आधार पर नहीं है तो क्या? और सारे ओबीसी के पूरे उस रिजर्वेशन में सारे मुस्लिम जातियों को बंगाल में भी डालने का प्रयास हुआ और कर्नाटक में तो डाल दिया, अभी कोर्ट में चल रहा है मामला। ये प्रयास साफ दिखाता है कि आप सभी मुसलमानों को रिजर्वेशन धार्मिक आधार पर ठीक है, चलिए एक बयान आ गया, लालू यादव की तरफ से एक बयान आ गया, जरा वो सुनवा दें पहले। मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर लालू यादव की सफाई आई है। आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, ये लालू यादव ने कहा है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता। ये लालू यादव की तरफ से बयान आया है। बीजेपी वाले घबरा गए हैं, बीजेपी के लोग पिछड़े विरोधी हैं, ये भी लालू यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता बल्कि सामाजिक आधार पर आरक्षण होता है। कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा है पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है, हमारे गठबंधन हम जीतेंगे। 400 पार वाला बात लोग हमेशा 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। हर समय आरक्षण की बातें लोग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हाँ, वो खत्म कराना चाहते थे। पिछड़ा विरोधी लोग है ना, दलित पिछड़ा विरोधी है। जगदीश शर्मा जी, ये आखिर आरक्षण का जो मामला है, हमने पिछली बार से ये शुरू हुआ जब दूसरा ये चरण समाप्त हुआ, और ये बहस तब से शुरू हुई जब से एक फेक वीडियो आया देश के गृह मंत्री का, अमित शाह का, कि इसमें वो कह रहे हैं कि
हम ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे या SC ST आरक्षण खत्म कर देंगे, वो फेक वीडियो था और वो काट कर एडिटेड वीडियो बनाया गया था। उसके बाद से ये बहस फिर और ज्यादा बड़ी होती गई आरक्षण को लेकर, और उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ये वीडियो क्लिप सर्कुलेट किया, वायरल किया। उसके बाद से ये बहस और लंबी होती गई। इकबाल भाई, कांग्रेस पार्टी इस तरह के काम नहीं करते कि इधर आलू डालो सोना निकालो, सबको पता किसने कहा था, किस पर सौंप दिया गया। मेरा सवाल बीजेपी के पढ़े लिखे प्रवक्ता से ये है कि प्रधानमंत्री ने 5 साल मांगे कि मुझे दे दो, फिर 5 साल मांगे और फिर 5 साल मांग रहे हैं। भाई नेहरू इन्होंने ये 10 साल नेहरू गांधी हिंदू मुसलमान पे खत्म कर दिए, कुछ करा नहीं। मेरा सवाल इनसे यह है कि प्रधानमंत्री जो 5 साल और मांग रहे हैं, ये क्यों नहीं जनता से बात करके कि आपके 6 दिन ला दूंगा, कि काला धन भी ला दूंगा, महंगाई सस्ती कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, अच्छे दिन ला दूंगा, इस पर क्यों नहीं मांग रहे जो प्रधानमंत्री की गारंटी थी। फिर आरक्षण, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, फिर वहां चले गए पाकिस्तान। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम जो पढ़े लिखे प्रवक्ता बैठे इस पर चर्चा करो। हाँ, बता दीजिए, देश जानना चाहता है, बता दीजिए, बिल्कुल यही बात बताइए जो प्रधानमंत्री की गारंटी थी, अभी देश जानना चाहता, बताइए। अरे जो आपने पूछा उसी का उत्तर देता हूँ, उसी का उत्तर देता हूँ। 2004 में जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी, 35 रुपये के आसपास पेट्रोल था। 2014 में जब मोदी जी को मिला तो वो 73 रुपये हो गया। कितने परसेंट बढ़ा? आज मोदी जी के राज में वो कितने परसेंट बढ़ा? 35%। महंगाई पूरे 10 साल में। अब बीच में आप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा था कि 35 रुपए कर देंगे, हमने कांग्रेस 70 कर देंगे, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, वो बताइए भाई। चलिए चिल्ला स्टेशन में समझ रहा हूँ। आपको अगर मुद्दों पर बोलने दीजिए, करनी है, जयराम जी का जवाब सुन मुद्दों पर अगर जगदीश जी, जयराम जी का अगर जवाब बहस करनी है ना, तो आप बताइए कि मनमोहन सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई दर कितनी थी? 8%। आज कोविड काल के बावजूद 5% से नीचे। उसके बाद अब लोग, आप गुमराह कैसे होता है भाई? आपने 35 से 73 पे पहुंचा दिया। कितने परसेंट महंगाई बढ़ाई? बताइए ना, बताइए ना। हमें मिला के वोट लूट लिया, देश लूट लिया। अब आपकी इस टेक्नोलॉजी का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाब दे हूँ। जनता ये मुद्दे जानती है, जनता ने देखा है। क्या अगले 5 साल में महंगाई 30 रुपए डीजल पर करोगे या नहीं करोगे? अच्छे दिन लाओगे नहीं लाओगे? काला धन लाओगे नहीं लाओगे? दोगे नहीं दोगे? अभी तो बस झांकी है, जिसमें 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर आया। असली पिक्चर जब आएगी तीसरे कार्यकाल में, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी भारत। भारत में इकोसिस्टम डेवलप अभी बाकी है। अरे ये तो दलाली का ऑन रिकॉर्ड है। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं जो 1 रुपया बेचता हूँ, 85 पैसे मेरे कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं। कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं। चलिए मोदी जी ने जयराम जी, जगदीश जी, ट्रांसफर करके हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण पर जो बयान आया उसकी हम बात कर रहे हैं। लालू यादव की सफाई आ गई, आपने सुना? मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ भाई। ठीक है। लालू यादव की सफाई आ गई है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आधार पर होता है आरक्षण, धर्म के आधार पर नहीं होता है, और मैं तो उनमें से हूं जिन्होंने आरक्षण लागू कराया। हाँ, बीपी सिंह वही थे। बीपी सिंह की आत्मा उन्हीं के अंदर निवास करती थी। उन्होंने आगे जो कहा है, उन्होंने कहा कि संविधान समीक्षा कराने वाले मुझे बताएंगे आरक्षण किसको मिलना चाहिए। नहीं, 15 वर्षों तक लालू परिवार जो पति पत्नी का राज रहा, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण दिया अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी दो बेटियों सर, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जवाब लीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने। प्रमोद जी आऊंगा। सर, तो जयराम जी कब से बोले जा रहे हैं? अब मेरे बीच में सब बोल रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की आड़ में परिवार की आय बढ़ाने वाले कौन लोग थे? किसने झूठ बोला? इसलिए आज पिछड़ा दलित इस बात को समझ गया है। इसलिए सफाई तुरंत देनी पड़ी, क्योंकि पिछड़ा और दलित का वोट नहीं मिल रहा है राजद को सवर्णों का वोट नहीं मिल रहा है। उनकी एकमात्र आशा आपको मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों का भी वोट मिल रहा है। अरे हमें तो पिछली बार भी मिला था ना, प्रूव्ड है। 2019 का ठीक है प्रमोद जी था लालू प्रसाद यादव का। देखिए, अब जयराम जी को थोड़ा बोलिए कि धैर्य से सुने। ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, तो जातीय जनगणना के रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग को लेकर के
हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी ने 2015 में एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया था और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव देखिए फिर बीच में बोल रहा है इकबाल जी, बंद करा उसको। क्यों नहीं बोलेंगे? उनको बोलने दीजिए पहले। इसमें बोलोगे, हम नहीं बोले। 500 करोड़ सुनिए जरा, जयराम जी सुनिए धैर्य से, खाली बोलने से होगा, सुनिएगा धैर्य से, खाली बोलिएगा। आप पहले सुनिए बढ़िया से, थोड़ा ज्ञान। पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जयराम जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा जवाब दीजिएगा आप उनका, पहले उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए आप शांत हो जाइए, पहले उनकी पूरा सवाल सुन लीजिए। प्रमोद जी बोलिए। दूसरों को भी शांत कराया करिए। देखिए बिहार, देखिए हमारे नेता लगातार ये मांग करते रहे हैं कि 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई गई है। तो जातीय जनगणना अगर 2011 में जो हुआ उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं आया, उसके बाद लगातार हमारे नेता प्रयास करते रहे कि अभी वर्तमान में जातीय जनगणना हो, और बिहार का पूरे बिहार के में जितने भी दल थे उनका प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के पास गया कि आप देश में जातीय जनगणना करा लीजिए, और अगर जो पिछड़ी जातियां हैं, SC ST हैं, उनको आरक्षण का जो है दायरा है उसको बढ़ाइए। इन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब बिहार सरकार ने, जिसमें महागठबंधन की सरकार थी और हम लोग उसमें सहयोगी थे, उसने जातीय गणना कराया और आरक्षण के दायरा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें पिछड़ा वर्ग को 15 से 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 से 25%, अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% करने का काम किया, और 10% जो EWS का लागू है, ये कुल 75% का दायरा हम लोगं ने। तो ये बताएं ना कि केंद्र में इनकी सरकार है, क्यों डिनाई कर रहे हैं? हम लोगों ये आरोप लगता है कि जातीय जनगणना से सरकार भागती है, बीजेपी भागती है जातीय जनगणना से, और कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जातीय जनगणना कराएंगे और आरक्षण की सीमा को भी 50 से ऊपर ले जाएंगे और उन जातियों को देंगे जिनकी सही संख्या आएगी जातीय जनगणना के बाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने शासन काल की याद नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने इतने वर्षों के शासन में क्या करती रही है, इसलिए जनता ने उनको सजा दी है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी का मानना है कि देश में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अगर हम सेचुरेशन पॉइंट ला देंगे, उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसान के लिए झूठ बोलना। पहले बोलने दीजिए जगदीश जी, बोलने दीजिए। अब क्यों नहीं बीच में टोक रहे हैं आप? झूठ थोड़ी सुनने के लिए बैठे हैं जगदीश शर्मा यहाँ। अरे भाई, जगदीश शर्मा होता कौन है जो उनको मैं सुनाऊंगा? मैं जनता से बात कर रहा हूँ, आप अपने समय में बोलिएगा। मिर्ची लगी क्या सवाल पूछ लिया? अरे सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं। तो बनाया नहीं, नेता बताइए, यहाँ आए हो, शांति से बैठो, बीच में चिल्ला रहे। जगदीश शर्मा, जगदीश जी पहले बात पूरी होने दीजिए। सुना रहा हूँ, बात पूरी होने दीजिए। जनता को सुना रहा हूँ, जगदीश शर्मा के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। मेरे बीच में जितना मर्जी बोलते रहिए। जगदीश जी, जगदीश जी शांत, जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा मैं बोलने का। जगदीश जी पूरा मौका मैं आपको दूंगा, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। झूठ तो आरजेडी के प्रवक्ता का एक झूठ तो यही पकड़ा गया, वो कह रहे हैं हम लोगों ने कर दिया। जाति जनगणना का निर्णय भी सर्वसम्मति से हुआ था, और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई और आरक्षण को बढ़ाया गया, वो भी सर्वसम्मति से हुआ था। 500 करोड़ रुपए अलॉटमेंट उस जनगणना को कराने के लिए, जाति और आधारित आर्थिक सर्वेक्षण जो कराया गया, उसके लिए भी एनडीए की सरकार ने दिया था। 15 वर्षों के शासन काल में पति ने पत्नी को, बेटे को, बेटी को, इसके अलावा किसी को रिजर्वेशन दिया? स्थानीय निकायों में जितने भी रिजर्वेशन है वो सारे रिजर्वेशन एनडीए सरकार ने दिए हैं। इनका केवल एक ही काम, पूरे देश में जातीय जनगणना के पक्षधर हैं आप एक चीज समझ लीजिए, जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना, उनके लिए पुनः बार बार याद कराऊंगा कि मंडल कमीशन को भी लागू कराने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, और लालू प्रसाद यादव को भी पहली बार मुख्यमंत्री में सहयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। हमारा जनता दल के साथ गठबंधन था, और जब इन्होंने कम्युनल नहीं, जातीय जनगणना को आप सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी सपोर्ट करती है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। बिल्कुल, सुनिए ना, कहने की बात नहीं है, करके दिखा दिया भाई। बिहार में सर्वसम्मति से सभी पार्टियों ने इसको किया।
आज ये बिहार में आप लोगों ने नहीं किया, भ्रमित क्यों महागठबंधन की सरकार ने करने का काम किया। इनके पास मोदी सरकार की विकास योजनाओं का कोई जवाब नहीं है। इनके पास गरीबों को 36 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचे, उसका कोई जवाब नहीं है। क्लीन स्वीप चल रहा है, 400 पार तो होगा ही होगा। इसका दर्द दिखाई पड़ रहा है। ये कहते हैं मुद्दों की बात क्यों नहीं की लालू प्रसाद यादव ने? भाई लालू प्रसाद यादव को स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया? मुसलमानों का आरक्षण देंगे, ये क्यों बोला गया? संतोष जी, क्यों हिंदू धर्म के विरोध में उनके नेता बयान देते हैं? जयराम जी, ये पोलराइजेशन का खेल कौन कर रहा है? चलिए संतोष जी, दो मुद्दे हैं, जातीय जनगणना, आरक्षण। क्या आपको लगता है कि आने वाले चरण जो होंगे, जो 4 चरण रह गए हैं, उसमें ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं, यही 2 मुद्दे? संतोष जी, हेलो संतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बोले ना, वोट की राजनीति केवल हो रही है जी। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अगर आरक्षण का ही करना था, जातीय जनगणना ही करानी थी, तो 10 साल में क्यों नहीं की? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बताइए। आवाज जा रही है? जी हाँ, आ रही है, बताइए। जातीय जनगणना, देखिए, जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा बस चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, बस चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, आप 14 में प्रधानमंत्री आए थे तो नौकरी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, महंगाई नियंत्रण की बात करते थे। आज 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी, इतना काला धन लाया? उपलब्धि कहाँ बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी? तो अब हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, तो लिया जाएगा, तो ये अपने 10 साल की उपलब्धि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। तो चुनाव में हिंदू मुस्लिम, तो हमने मंदिर बनाया, तो भाई शिक्षा की बात। मैं आपके पास आऊंगा, हिमांशु जी का भी एक मैं कमेंट ले लूं। हिमांशु जी, काफी देर ये चुनावी मुद्दा है, और जिस तरह से आरक्षण की बात लालू जी ने की थी, उसकी सफाई भी आ गई है। लेकिन बार बार एक बात आ रही है कि काला धन। तो अभी जो है झारखंड में एक मंत्री के सचिव के नौकर क्या जिस तरह से नोटों की गड्डियां गिनने में इतना वक्त लगा है, यही काला धन है। और कहां से काला धन चाहिए इनको? तो ये हर राज्य में काला धन इसी तरह छुपा हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है। हर प्रदेश में छुपा हुआ है, तो यही काला धन है, इसको भी नजर आना चाहिए इन लोगों को। और ये आरक्षण का मुद्दा, सफाई आ गई, लेकिन ये राजनीति होती रहेगी आरक्षण के मुद्दे पर, और अंतिम चरण तक होगी। और जब परिणाम आ जाएगा तो सब के सब शांत हो जाएंगे। जी, चलिए, सफाई आ गई है। प्रमोद जी, सफाई देनी पड़ी आखिरकार लालू यादव को। पहले उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने सफाई भी देनी पड़ी। चुनाव के बीच में आखिर इस तरह के बयानों पर कंट्रोल क्यों नहीं है? ये सेंसिटिव मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, जिस प्रकार से बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, और अपने मन मुताबिक जो है कि चुनाव में हम उसका लाभ कैसे ले लें, उस प्रकार से उस बयान को दर्शाया जाता है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा से उन्होंने कहा है, और ये सब हमारा संविधान में भी है कि सामाजिक स्तर पर ही जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक स्तर पर दिया गया है। अभी जयराम जी जो बोल रहे थे, हम लोगों ने जो बिहार में जो दायरा जो बढ़ाया 75%, तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। इन लोगों ने क्यों नहीं उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया, जब वे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हिमायती हैं? सवाल यही है कि उनको किसी भी तरह से, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो भी आपने बयान सुनवाया, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से प्रथम चरण और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ, और आज जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, इनकी हवा निकल रही है, जमीन खिसक रही है, तो ये लोग जो है से अब दूसरे तरह की बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में इन्होंने जो वायदा किया था, 2-3 बिंदु हम उसमें बतलाना चाहते हैं कि ILO का रिपोर्ट जो आया है कि 83% देश का युवा बेरोजगार है, तो इन्होंने तो इस देश को बेरोजगारों से भर देने का काम किया है।
हंगर इंडेक्स में आज हम 111वें नंबर पर हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमसे बेहतर स्थिति में है। इसका जिम्मेवार कौन है? उसके अलावा देखिए, मानव विकास सूचकांक में हम 134वें नंबर पर हैं। जो कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ का था, वो 161 लाख करोड़ का हो गया। इसका जवाबदेह कौन है? और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब नहीं कहते हैं। पहले तो ये नारा लगता था ना कि बहुत हुआ महंगाई की बार अब की बार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार, अच्छे दिन आएंगे जी। अब तो इन तमाम चीजों पर कोई चर्चा नहीं होता बीजेपी है। तो कह रही है अच्छे दिन हैं ये। तो बीजेपी तो कहेगी ना सर, 2004 में सुनिए अब आप सुन लीजिए, आपका प्रवचन नहीं चल रहा है, मेरा समय है, बोलने दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छे दिन की परिभाषा सुन लीजिए, अच्छे दिन की परिभाषा सुन लीजिए। जयराम जी बता रहे हैं अच्छे दिन की परिभाषा सुन। अच्छे दिन की परिभाषा सुनने के लिए ग्राउंड पर उतरिए। बिहार की, भारत की तमाम जगह की जनता इसका देश की जनता कह रही है कि अगर ये अच्छे दिन है तो हमारे पुराने। ठीक है, आप बोलने दीजिए उनको। प्रमोद जी जवाब सुन लीजिए। अच्छे दिन है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, अच्छे दिन है जिनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, अच्छे दिन है जिनको गैस का सिलेंडर मिल गया, अच्छे दिन है 60 करोड़ भारतीयों के लिए जिनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड से मुफ्त 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिली, अच्छे दिन है 1 लाख स्टार्टअप के लिए, अच्छे दिन है समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की उपलब्धियों के लिए, अच्छे दिन है HAL के लिए, अच्छे दिन है भारत की तमाम एजेंसियों के लिए, अच्छे दिन है। ठीक है, ठीक है, कुछ और अच्छे दिन, कुछ और अच्छे दिन मैं आऊंगा आपके पास। हो रहा है ठीक है। इनके यहाँ देखिए ना, एक लाइन बस कह दूं, मंत्री के PA के नौकर के यहाँ अरबों रुपया मिल जाए और ये कह रहे हैं कि हमको क्यों पकड़ा जा रहा है। अरे ये जिनको अपना आदर्श बता के गुणगान कर रहे हैं वो लालू यादव सजा याफ्ता कैदी हैं, बीमारी के बहाने जेल में मैं आऊंगा आपको। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है। प्रमोद जी एक मिनट, प्रमोद जी मैं आऊंगा आपके पास जवाब सुनने। पहले एक बड़ी खबर बता दें, विजय सिन्हा का लालू यादव पर बड़ा हमला हुआ है, जबानी हमला हुआ है। लालू यादव ने हमेशा जाति की राजनीति की है। उन्होंने कहा लालू जाति की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकते, लालू ने अपनी जाति को भी सम्मान नहीं दिया, ये विजय सिन्हा ने कहा। लालू यादव ने बिहार को लज्जित किया है। लालू प्रसाद यादव जात की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकते, जो अपने जात को भी सम्मान नहीं दिए और बिहार को लज्जित किए, बदनाम किए। ये घूम फिर कर 90 के दशक का डायलॉग बोल रहे हैं। अरे कभी भी विकास की बात करो, बिहारी की बात करो, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करो। आखिर ये मानसिकता कब तक बिहार को लज्जित करते रहेगा? और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करता है। आज महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे करके, आज NDA की सरकार थी तो 50% महिलाओं को बिहार के अंदर, आज भी सभी समाज का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी संविधान के निर्माताओं के बाबा भीमराव अंबेडकर के विपरीत अगर जो इधर उधर करेगा, मुसलमानों के वोट और तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की बात करेगा, तो वो व्यक्ति को बिहार की जनता सबक सिखाएगी, राजद मुक्त बिहार बनेगा। तो प्रमोद जी आपने सुना, बिहार के डिप्टी CM बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सबक सिखाएगी जो भी मुस्लिम आरक्षण की बात करेगा। प्रमोद जी तक शायद आवाज। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, ये बिहार के डिप्टी CM हैं, उनका ये बयान मैंने आपको सुनाया, विजय सिन्हा। उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम आरक्षण की बात करेगा बिहार की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। देखिए इकबाल भाई, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता को वोट ट्रेनिंग कैंप में चलाते हैं। इनको पता है कि देश को कैसे तोड़ना, कहां ले जाना, चुनाव कैसे जीतना है। ये जनता से मुद्दे पर कभी बात नहीं करेंगे। आरक्षण जब प्रधानमंत्री बात करते हैं चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पाकिस्तान तक आ गए, गिड़गिड़ा रहे, आतंकवाद की बात करते हैं, ये हार का कारण बन रहा है। प्रधानमंत्री अच्छा हो कि अपनी गारंटी पर बात करे। हम विपक्ष में बैठे हैं, याद दिलाते रहेंगे कि अच्छे दिन की, अभी भाई ने बताया
कि इसके अच्छे दिन, उसके अच्छे दिन। मैं तो कहता हूँ अडानी के अच्छे दिन आ रहे हैं, गौदी मीडिया के अच्छे दिन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के अच्छे दिन आ रहे हैं, भाजपा के नेताओं के अच्छे दिन आ रहे हैं। आम जनता तो मर रही है। ये कहते कैमरा लेकर चलिए, अरे भाई मेरे को भी ले चलो, कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं हम भी ढूंढे, कहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया, कहाँ काला धन आ गया, कहाँ हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठ गया, कहाँ फुटपाथ वाले के 2022 तक छत घर बन गया है। ये कैसी बात करें, कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब मोदी की गारंटी थी, इस पर कोई बात नहीं करेगा। बस सुबह से शाम तक एक दौर चलता है कि कैसे झूठ बोला जाए, जोर जोर के वो चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपका भी